नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विवेक डेली अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे और पूर्व उपराज्यपाल थे। देखिए, जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे राज्यपाल ना होके उपराज्यपाल होते हैं, एलजी जिनको बुलाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के रूप में नियुक्त किया गया है और मुर्मू की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे जो वर्तमान के जो CAG थे राजीव महर्षि जी, उनकी जगह अब GC मुर्मू ने ले लिया है। अब ये हमारे इंडिया के नए CAG हैं। तो अब जान लेते हैं CAG के बारे में थोड़ा सा। तो ये भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के स्वतंत्र पद का एक प्रावधान किया गया है। हालांकि ये पद जो 1885 में शुरू की गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, लेकिन बाद में भारत की जब आज़ादी हुई तब उन्होंने इसके लिए इसका भारतीयकरण कर दिया। तो बाद में भारत के संविधान में CAG का अनुलेख अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया और यह भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में इनको ये दायित्व सौंपा गया और ये लोक वित्त के संरक्षक तथा देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है और इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनको नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो लगभग 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, यानी इसमें से जो भी पहले अगर 6 वर्ष पूरा होता है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाती है, या फिर अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ है और उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो भी उनके कार्यकाल को समाप्त कर दी जाती है। अब देख लेते हैं इनके कर्तव्य को कि इनका कर्तव्य क्या है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, वे सभी व्यय संबंधी लेखाओं के लेखा परीक्षा करते हैं। और दूसरा कर्तव्य यह है कि वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसी भी विभाग द्वारा ट्रेंडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट व अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा भी करते हैं। इसके अलावा वह केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा भी करते हैं। इनके साथ ही वह संबंध नियमों द्वारा आवश्यक होने पर सरकारी कंपनियों, अन्य निगमों एवं निकायों का भी लेखा परीक्षण कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वे किसी कर अथवा शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण एवं प्रमाणन करते हैं और इन मामलों में उनका प्रमाण पत्र अंतिम होता है, मतलब वो जो सर्टिफाइड कर दिए वही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अब इसके बाद इनका प्रतिवेदन देख लेते हैं। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी लेखा प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको ये सौंपते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसे वे क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की समीक्षा रखवाते हैं। तो CAG राष्ट्रपति को 3 प्रकार के लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। अब यहाँ पे COG और PSC मतलब होता है लोक लेखा समिति, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो
सीएजी को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। इनको क्या किया गया, तो सीएजी को क्या किया गया है कि संसद के लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। सीएजी अपने अधिदेशित विनियामक और लेखा परीक्षा दायित्वों के अतिरिक्त कार्यकारिणी द्वारा लोक वित्त के समुचित व्यय किए जाने की भी निगरानी करता है। ठीक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको कुछ स्वतंत्रता दिया गया है और कुछ सुरक्षा दी गई है। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सीएजी के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है, उनको सुरक्षा दी गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसके अलावा यह अपना पद त्याग करने के पश्चात किसी अन्य पद, चाहे वो केंद्र सरकार को हो या फिर राज्य सरकार को हो, वहाँ वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनका वेतन व अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उनके बराबर होता है। तो इसके वेतन में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में और उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी तरह का परिवर्तन उनके वेतन में या फिर पेंशन में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य करने वाले लोगों की सेवा शर्तों तथा सीएजी के प्रशासनिक शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा सीएजी के परामर्श के बाद भी निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा सीएजी के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन आते हैं, उसमें भारत के संचित निधि का भारित होता है। अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। और इसके अलावा कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और किसी भी मंत्री को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लिया जाता। तो ये था सीएजी के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण। अब आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ भी हम लोग नज़र देख लेते हैं। तो पहला है इसमें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। तो ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 6वां संस्करण मनाया जाएगा। तो और इसका जो पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। और ये कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को ही ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के बारे में लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए रेखांकित करना है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमारे स्वदेशी का एक प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि ये है किसान रेल को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय रेलवे द्वारा 7 अगस्त 2020 से एक विशेष साप्ताहिक पार्सल ट्रेन किसान रेल की शुरुआत करेगी, जो कि देवलाली, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, से दानापुर, वो कहाँ है? बिहार में, उसके बीच चलेगी। यह कदम वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुरूप है। अब यह उम्मीद की जाती है कि यह ट्रेन जल्द खराब होने वाले उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति से श्रृंखला प्रदान करेगी। मतलब जैसे जो सब्जियां हैं, फल हैं और कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए ये जल्दी से जल्दी उनका क्या करेंगे? वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ये एक कोल्ड चैन बनाने की एक प्रक्रिया है। सरकार जो कोल्ड चैन बना रही है उसकी एक प्रक्रिया है, जिससे किसानों को बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। तो साइट्स के अनुसार पेंगोलिन ऐसा स्तनपायी जीव है जिसकी खाने और पारंपरिक दवा में इस्तेमाल के लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है,
दुनिया भर में पाई जाने वाले पेंगुलिन की 8 प्रजातियों में से 2 भारत में पाई जाती हैं और ये प्रजातियां हैं चीनी पेंगुलिन और इंडियन पेंगुलिन। आपको ये नाम याद रखना है, चीनी पेंगुलिन और इंडियन पेंगुलिन। ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। अब इनकी संरक्षण स्थिति को भी देख लेते हैं। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में चीनी पेंगुलिन को गंभीर संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय पेंगुलिन को संकटग्रस्त मतलब सिर्फ इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और पेंगुलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक परिशिष्ट वन श्रेणी में सूचीबद्ध संरक्षित जीव है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।